हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम मेटाबॉलिक पाथवे में जो हमने वीडियोस डाले हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को, उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाकर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित टॉपिक्स हैं वो और बताया कि किस तरह से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल एंटर करता है और CO2, H2O, NADH, FADH2 वगैरह का प्रोडक्शन होता है और फाइनली ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अभी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये बचा है, ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आज हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है वो टॉपिक उठाया है, दैट इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा सार बता दूं। देखिए, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से फैटी एसिड का कन्वर्शन हो और उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बने और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल को एंटर कर पाए ताकि वहाँ जाकर ये ATP प्रोडक्शन करवा पाए और CO2, H2O रिलीज हो और ATP में फाइनली फैट का कन्वर्शन हो जाए। नॉर्मली 3 तरह से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन। लेकिन जो अल्फा और ओमेगा ऑक्सीडेशन होते हैं वो इतने कॉमन नहीं होते। कॉमन और ज़्यादातर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस से होता है? बीटा ऑक्सीडेशन से। ये एक हाईली एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है ना। फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है इन बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब बॉडी में कुछ भी बनने और टूटने की एक्टिविटी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यदि बॉडी में कुछ बनता है तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं और बॉडी में कुछ टूटता है तो उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है और फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, देखिए ये ज़रूर यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिए कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और एसाइल कोएंजाइम ए में। ये जो एसाइल कोएंजाइम ए बनता है ये ओरिजिनल फैटी एसिड मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ कार्बन से 2 कार्बन कम होता है। समझ में आई मेरी बात? जो ओरिजिनल आपका फैटी एसिड मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो 2 चीज़ें बनाएगा। अभी मैं जब साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है उससे 2 चीज़ें बनेंगी, एक एसाइल कोएंजाइम ए होगा और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। जो एसाइल कोएंजाइम ए होगा वो ओरिजिनल कार्बन से 2 कार्बन लेस का होगा और वो बार बार साइकिल को री एंटर करेगा, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। जो एसाइल एंजाइम को ए होगा ना, एसाइल कोएंजाइम ए, उसमें 2 कार्बन ओरिजिनल फैटी एसिड के कार्बन से 2 कार्बन कम होंगे और वो बार बार जो है बीटा ऑक्सीडेशन को एंटर करता रहेगा जब तक कि ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। अभी मैं आगे आपको इसको डिटेल में और समझाऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है इट इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन, यानी बीटा कार्बन जो फैटी एसिड का बीटा कार्बन है उस पर होने वाला ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है और इससे सीक्वेंशियल रिमूवल हो जाता है 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसाइल कोएंजाइम ए का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, और इसको इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन कहा गया है क्योंकि इसमें बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। और एक और बात, ये हाईली एरोबिक प्रोसेस है और दूसरा प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में इसके जो पहले दो स्टेप्स होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं और उसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, देन अब इसके बाद यदि हम इसकी स्टेजेस की बात करें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के, तो जो इसकी स्टेजेस होती हैं, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द टिश्यू, बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। हालांकि जो ब्रेन और जो RBCs होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला होता है, एड्रिनल का जो पार्ट होता है एड्रिनल मेड्यूला, वो सब डायरेक्टली फैटी एसिड्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाते। जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है। मेनली यदि हम इसके ऑकरेंस की बात करें तो ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है फैटी एसिड का एक्टिवेशन, दूसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो एसाइल कोएंजाइम में बना है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर, और तीसरा है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक
है, अब सबसे पहले बात करें एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड की। देखिए फैटी एसिड्स का जो एक्टिवेशन होता है वो फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं एसाइल कोएंजाइम ए में थायोकाइनेस एंजाइम से, या फिर एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम होता है उससे। इस रिएक्शन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होती है और मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फैटी एसिड एटीपी से रिएक्ट करते हैं और एडिनाइल साइक्लेज एडिनाइलेट फॉर्म कर लेते हैं और वो कोएंजाइम ए से कंबाइन करके एसाइल कोएंजाइम ए बना लेता है। देखिए इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखिए, ये फैटी एसिड है ना, देखो ये फैटी एसिड है, थायोकाइनेस एंजाइम या पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये इस एंजाइम थायोकाइनेस और इसकी पायरोफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में यहाँ एटीपी फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी कंज्यूम हो रहा है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो फैटी एसिड है ये एसाइल एडिनाइलेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर एडिनाइलेट जो है ये कोएंजाइम ए से कंबाइन करके एसाइल कोएंजाइम ए फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ जो ये एसाइल कोएंजाइम ए बना ये एक तरह से एक्टिवेशन हुआ फैटी एसिड का, है ना। ये पहला स्टेप था जिसमें फैटी एसिड का एक्टिवेशन हुआ और ये वाला जो स्टेप है ये साइटोसोल में चला। अब इसके बाद इस एसाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो फैटी एसिड्स के लिए इम्परमिएबल होती है, यानी कि फैटी एसिड्स आसानी से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं घुस पाते, इसलिए यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है कार्निटीन कैरियर सिस्टम। ठीक है, जिसे कार्निटीन शटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस सिस्टम का काम क्या होता है कि ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोसेस शुरू कहाँ होगी, साइटोसोल में, उसके बाद कंटिन्यू कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है क्योंकि वो इम्परमिएबल होती है फैटी एसिड्स के लिए, फैटी एसिड्स को अंदर नहीं घुसने देती, इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम काम करता है जिसको कार्निटीन कैरियर सिस्टम कहते हैं। ये कार्निटीन शटल बोलते हैं, जिसका काम होता है कि जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स है, जो यहाँ ये एक्टिवेट हुआ था फैटी एसिड और जिसने असाइल कोएंजाइम ए बनाया था, उस एक्टिवेटेड असाइल कोएंजाइम ए को साइटोसोल से उठा के कहाँ लाया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स में लाया जाए। अब ये प्रोसेस कोई बहुत इजी प्रोसेस नहीं होती है कि जितनी इजीली मैंने बोल दिया कि उठा के ले आए वैसे ही उठा के ले आएगा, नहीं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि 3 स्टेजेस में ये ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है, सबसे पहले जो असाइल ग्रुप है असाइल कोएंजाइम ए का, वो इट इज ट्रांसफर्ड टू कार्निटीन। जो असाइल ग्रुप है असाइल कोएंजाइम ए का वो कार्निटीन को ट्रांसफर हो जाता है बाय कार्निटीन ट्रांसफरेज फर्स्ट दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो असाइल कोएंजाइम ए बन गया, ठीक है, अब असाइल कोएंजाइम ए का जो असाइल वाला भाग है वो कार्निटीन से जुड़ जाएगा, है ना, और असाइल कार्निटीन बन जाएगा। और इसमें एंजाइम कौन सा काम करेगा, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट, जो कि इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो असाइल ग्रुप जो है वो असाइल कोएंजाइम ए का असाइल ग्रुप किससे जुड़ गया, कार्निटीन से जुड़ गया और असाइल कार्निटीन बन गया। ठीक है, और इसके बाद ये जो असाइल कार्निटीन बना है ये अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा। और यहाँ पर भी इसे असाइल कार्निटीन को भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में घुसने के लिए एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे जुड़ करके असाइल कार्निटीन अंदर आएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। फिर कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सेकेंड नाम का एक एंजाइम, ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है और ये कन्वर्ट कर देता है असाइल कार्निटीन को असाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो असाइल कोएंजाइम ए बन रहा है असाइल कार्निटीन से, ये असाइल कोएंजाइम ए ये जो ऊपर असाइल कोएंजाइम ए था उससे अलग है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि फैटी एसिड के एक्टिवेशन के समय जो असाइल कोएंजाइम ए बना था वो अलग था। वो असाइल कोएंजाइम ए का असाइल भाग माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स में घुसने के लिए कार्निटीन से जुड़ गया, असाइल कार्निटीन बना, जो कि एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसा। और ऐसा कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंड सेकेंड ने दोनों ने मदद करी बारी बारी करके, और असाइल कार्निटीन जो है वो फिर एसिड कोएंजाइम ए के साथ जुड़ के असाइल कोएंजाइम ए में बदल गया। लेकिन ये असाइल कोएंजाइम ए अलग है और जो ऊपर वाला असाइल कोएंजाइम ए एक्टिवेशन करवा रहा था फैटी एसिड का वो बिल्कुल अलग था।
ठीक है। असाइल कोएंजाइम ए के बनने के बाद जो कार्निटिन है वो रिलीज हो जाएगा और साइटोसोल से, देखिए कार्निटिन को यहाँ समझिए, कार्निटिन क्या है, केवल एक रिसेप्टर जैसा काम कर रहा है, एक वाहक जैसा काम कर रहा है। कार्निटिन का केवल एक काम है, असाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाना, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाना। उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, असाइल कार्निटिन अंदर छोड़ा असाइल को, असाइल जुड़ गया कोएंजाइम ए के साथ, वापस से असाइल कोएंजाइम ए बन गया, कार्निटिन फ्री हुआ, वापस से बाहर गया साइटोसोल में, फिर पकड़ के लाया दूसरे असाइल कोएंजाइम ए को। समझ रहे मेरी बात को? यानी कार्निटिन यहाँ पर केवल एक जो कहना चाहिए ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस आप थोड़ा सा क्लियर रखें, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। यदि जो मैं बोल रही हूँ मेरे बोले हुए को आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रोसेस समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। केवल मैं जो बोल रही हूँ उन शब्दों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, तो आपको प्रोसेस बहुत ईजी पड़ेगा। अदरवाइज आप बुक्स में बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे या जनरली बीटा ऑक्सीडेशन समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस लगता है। मैंने पूरी तरह से इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी और जो मैं बोल रही हूँ मेरे बोले पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया फैटी एसिड का, फैटी एसिड जो था वो कन्वर्ट हो गया एसाइल कोएंजाइम ए में थायोकाइनेज से, है ना। हमने देखा कि एक्टिवेशन हुआ, पहले ये जो फैटी एसिड था इसने एसाइल एडिनाइलेट बना दिया और फिर एसाइल कोएंजाइम ए बन गया। ये जो प्रोसेस थी ये अभी तक साइटोसोल में चल रही थी। अब प्रोसेस को पूरा करने के लिए इस एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना है। वो कौन लाएगा, वो लाएगा कार्निटिन कैरियर सिस्टम, ये कार्निटिन शटल, जो कि इस एसाइल कोएंजाइम ए से जुड़ेगा और इससे जुड़ते ही क्या बना लेगा, एसाइल कार्निटिन, ठीक है। फिर ये एसाइल कार्निटिन बनाने में कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम मदद करेगा और उसके बाद जब एसाइल कार्निटिन बन जाएगा तो ये इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में घुसने की कोशिश करेगा एक स्पेशल प्रोटीन के साथ, और यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड, जो कि अगेन यही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और असाइल कार्निटिन जो है वो उसको मजबूर कर देगा ये कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड कि वो कोएंजाइम ए से जुड़ जाए। तो फिर क्या बनेगा, असाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा और कार्निटिन फिर फ्री हो जाएगा और फिर साइटोसोल में चला जाएगा, नए ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगा। जो असाइल कोएंजाइम ए यहाँ बन रहा है और जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड के समय असाइल कोएंजाइम ए था, वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर एक्टिवेशन हो गया, तो उसके बाद हमने देख लिया कि किस तरह से असाइल कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया। नाउ वी कम टू द प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो मेन रिएक्शन होती है वो 4 स्टेजेस में होती है, ठीक है। इसमें पहला ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन और फिर क्लीवेज, ठीक है। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो डिहाइड्रोजनेशन अंडरगो करेगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जो डायग्राम है इससे मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बुक से जो डायग्राम लेने की कोशिश की उसके अंदर वो इतना क्लियर नहीं आ रहा था। तो जो मैंने ये नेट से डायग्राम लिया, ये पामेटिक एसिड का एग्जाम्पल है। प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगी, फैटी एसिड जनरल का डायग्राम ना लेते हुए मैंने स्पेसिफिक पामेटिक एसिड का डायग्राम लिया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही स्टेजेस चली। पहले एक्टिवेशन हुआ पामेटिक एसिड का, पार्मेटाइल कोएंजाइम ए के अंदर एक्टिवेशन हुआ, ठीक है। फिर पार्मेटाइल कोएंजाइम ए ने कार्निटिन शटल को यूज किया और इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये पार्मेटाइल कोएंजाइम ए अलग था और ये पार्मेटाइल कोएंजाइम ए जो वाया कार्निटिन, जैसा मैंने ऊपर बताया कि अपन ने देखा था ना कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्निटिन से जुड़ के एसिटाइल कार्निटिन बना रहा है और फिर अंदर आ रहा है और कार्निटिन ट्रांसफरेज सेकेंड एंजाइम की प्रेजेंस में फिर एसिटाइल कार्निटिन जो है वो कोएंजाइम ए से रिएक्ट कर रहा है, कार्निटिन बाहर हो रहा है और कार्निटिन फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एंटर कर रहा है और बन रहा था असाइल कोएंजाइम ए। वैसे ही यहाँ वही चीज़ पामेटाइल कोएंजाइम ए के साथ होगी, कार्निटिन आवक जावक का काम करता रहेगा और यहाँ बन गया आपका पामेटिल कोएंजाइम ए। नाउ ये जो है ये रेडी है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन एंटर करने के लिए। ये बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर के मेन रिएक्शंस जो कि 4 स्टेजेस में चलेंगे। जैसा मैंने बताया पहला जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है।
अब हम एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, फिर हम इसके रिएक्शन पर आएंगे। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले एसाइल कोएंजाइम में या पामेटाइल कोएंजाइम में बोलूँ एक ही बात है, ये जनरल फैटी एसिड का रिप्रेजेंटेशन है और वो पामेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन डायग्राम में बताया है। तो एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेशन अंडरगो करेगा और जहाँ एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम होगा, एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस होगा और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। ठीक है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो पामेटाइल कोएंजाइम ए है वो अपने ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पर एक तो आप देख सकते हैं FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है और फाइनली यहाँ इनोइल कोएंजाइम ए बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो पामेटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस है। ठीक है, तो ये पामेटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन हुआ जहाँ FADH2 का भी प्रोडक्शन हुआ और एनॉइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन हुआ। अब दूसरी स्टेप यहाँ हाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और एनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्शन हो जाएगा एनॉइल कोएंजाइम ए का बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए बन गया। अब यहाँ पर तीसरा फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए ये तीसरी स्टेप को देखिए, ये तीसरी स्टेप है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए जो है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ जो बीटा हाइड्रोक्सिल असाइल कोएंजाइम ए है वो बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। यानी पहला जो स्टेप हमने बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का देखा, उसमें देखा ऑक्सीडेशन, जहाँ हमने देखा कि असाइल कोएंजाइम में या पामेटाइल कोएंजाइम में वो उसके हम पामेटाइल कोएंजाइम एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं तो हमने देखा एनाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा और फिर वो बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए में बदलेगा बाय हाइड्रेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड का हाइड्रेशन हुआ। फिर तीसरे स्टेप में जो बीटा हाइड्रोक्सिल बीटा एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा वो बीटा एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए में। और फिर जो लास्ट प्रोसेस होगी वो क्लीवेज होगा इस बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए का। ठीक है, जिस क्लीवेज से 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होगा और असाइल कोएंजाइम ए रिलीज होगा। यहाँ पे थायोलेस एंजाइम होगा। ठीक है, और ये देखिए अभी सीधे मैं डायग्राम पर आ जाती हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये 4th स्टेप है, यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ तक बन गया हमारा बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। अब इसका क्लीवेज हुआ थायोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए और यहाँ माइरिस्टाइल कोएंजाइम ए, या इसको यही आपका पार्मेटाइल कोएंजाइम ए भी बोल सकते हैं। और जनरल रिएक्शन में यहाँ हम बोलते हैं कि असाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और असाइल कोएंजाइम ए बना, या क्योंकि हम पार्मेटिक एसिड के एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे पार्मेटाइल कोएंजाइम ए या मिस्टाइल कोएंजाइम ए बना। ये जो बनेगा ना ये 2 कार्बन लेस है। किससे 2 कार्बन लेस है? जिसका ऑक्सीडेशन चालू हुआ था उससे ये 2 कार्बन लेस है और ये बार बार जो है ये इस बीटा ऑक्सीडेशन को तब तक एंटर करेगा जब तक कि पूरा ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी पार्मेटिक एसिड अगर 16C कार्बन कंपाउंड है तो वो 7 साइकिल्स अंडरगो करेगा पूरे कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ पे बनेगा ये क्रेब्स साइकिल को एंटर कर जाएगा और क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करके CO2 वाटर और ATP रिलीज करेगा। ठीक है ना, आपको बात समझ में आई ना मेरी? देखिए मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से इसे समझाने की। अब देखिए एक बार ओवरऑल रिएक्शन जो है बीटा ऑक्सीडेशन का वो भी हम देख लेते हैं कि ये भी पार्मेटिक एसिड के एग्जांपल से हम देख रहे हैं। पार्मेटाइल कोएंजाइम ए 7COASH और FAD NAD और H2S से जुड़ के 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल बने, 7 FADH2 बना, 7 NADH बना और 7 H+ बना। और यदि हम इस पूरे को ATP के संबंध में कैलकुलेट करेंगे, हम इस पूरे बीटा ऑक्सीडेशन का ATP गेन निकालें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है ये निकालना। तो हम देखेंगे कि 129 ATPs इससे प्रोड्यूस होते हैं एंड आई थिंक 1 ATP = 7
7.4 किलो कैलोरी एनर्जी। तो आप इसे उससे 7.4 से इंटू करके देख सकते हैं कि किलो केजे के फॉर्म में, मतलब किलो जूल के फॉर्म में कितनी एनर्जी हमें फैट से मिली। एक बात और आप लोगों को शायद पता होगी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें कम एनर्जी देता है, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो जूल्स एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम फैट से हमें लगभग 9 किलो जूल्स एनर्जी मिलती है। लेकिन फिर भी हम फैट इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे, फैट इस्तेमाल नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब चक्कर आता है तो ग्लूकोज चटाई जाती है, तेल नहीं पिलाया जाता, इसलिए क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन नहीं लेता ऑक्सीडाइज होने के लिए, और फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक मुश्किल प्रोसेस होता है, वो जल्दी से एनर्जी यील्ड नहीं करके दे सकता। ठीक है, लेकिन सम अप करने के लिए आप इतना ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एक जो इसका पामेटिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन है इससे लगभग 129 ATPs रिलीज होते हैं। ठीक है, और फिर इसको यदि हम ये वाला जो प्रोसेस है ये तो ठीक है, डिसऑर्डर्स जो हैं इसके अगर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर ना हो तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की कॉज कर सकता है। ये एक सिंड्रोम है SIDS, जिसमें अनएक्सपेक्टेड डेथ इन्फेंट्स की हो जाती है बिकॉज देयर इज ब्लॉकेज इन दी बीटा ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही एक और डिसऑर्डर है जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस, जिसके अंदर भी ब्लॉकेज होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, जिससे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दिखता है लेकिन अगर हम इसे समझें तो ये बहुत इजीली हमको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से फटाफट से रिकैप कर रही हूँ ताकि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ये अच्छे से एक बार समझ में आ जाए और आप इसे पूरा का पूरा अच्छे से लिख सकें, या जहाँ भी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी एंजाइम्स वगैरह, इसकी लोकेशन, कितना ATP प्रोडक्शन होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। तो ये प्रोसेस एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि 3 स्टेजेस का होता है। सबसे पहले एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड का। ये एक तो एरोबिक प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का एम है एसिटाइल कोएंजाइम A बनाना और एसाइल कोएंजाइम A, या यदि मैं एसाइल कोएंजाइम A इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल फैटी एसिड। यदि मैं पामेटिक एसिड की बात करूँ तो वो पामेटाइल कोएंजाइम A रिलीज करेगा, पामेटाइल कोएंजाइम A रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम A सब केस में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिवेशन होगा फैटी एसिड का। यदि हम बात करें तो एक्टिवेशन होगा फैटी एसिड का। फैटी एसिड एक्टिवेट होकर एडिनाइल साइक्लेज में बदलेगा और फिर एसाइल कोएंजाइम A में बदलेगा। अगर पामेटिक एसिड होगा तो ये पामेटाइल कोएंजाइम A में बदलेगा। ठीक है, फिर एसाइल कोएंजाइम A या पामेटाइल कोएंजाइम A साइटोसोल में बना, अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में वाया कार्निटिन कैरियर सिस्टम या कार्निटिन शटल, जिसमें कि जो एसाइल ग्रुप या पामेटाइल ग्रुप है उसका वो जो है वो कार्निटिन के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ कार्निटाइल एसिटाइल कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम फर्स्ट इस रिएक्शन को मीडिएट करेगा और फिर असाइल कार्निटिन बन जाएगा। असाइल कार्निटिन फिर मीडिएट होगा कार्निटिन असाइल ट्रांसफेरेज सेकेंड से और असाइल कोएंजाइम A के साथ जुड़ेगा और फाइनली कार्निटिन जो है वो अलग हो जाएगा और फिर से असाइल कोएंजाइम A या पामेटाइल कोएंजाइम A बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये असाइल कोएंजाइम है जो यहाँ है और जो असाइल कोएंजाइम है ऊपर था, दोनों में अंतर है। ठीक है, कार्निटिन का काम केवल ट्रांसपोर्टेशन करवाना है साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया बैक टू साइटोसोल। इट विल वर्क ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एक एक करके इट विल ट्रांसपोर्ट दी असाइल कोएंजाइम A या पामेटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर चालू होगा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, जिसके अंदर हमने देखा 4 स्टेजेस होती हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, अगेन ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। तो ये जो प्रोसेस है इसमें मैंने पामेटिक एसिड के एग्जांपल से समझाया। पामेटाइल कोएंजाइम A जो यहाँ जुड़ा वो कन्वर्ट होगा एनॉइल कोएंजाइम A में इन द प्रेजेंस ऑफ पामेटाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज। फिर एनाइल कोएंजाइम A इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम A में। फर्स्ट स्टेप जो था वो ऑक्सीडेशन था, FADH2 का प्रोडक्शन हो रहा था। सेकंड स्टेप जो है वो हाइड्रेशन है, वाटर का एडिशन हो रहा है। थर्ड स्टेप जो है वो फिर से ऑक्सीडेशन है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम A जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम A। एंजाइम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज, NADH का फॉर्मेशन होगा और
लास्ट स्टेप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्लीवेज है, जहाँ थायोलाइज एंजाइम होगा और बनेगा पामेटाइल या फिर मिस्टाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको बनाने के लिए जो हमारी पूरी जो अभी तक हमने रामायण सुनी वो इसको बनाने के लिए चल रही थी। ये जो है वो क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर जाएगा और CO2 और H2O और ATP बनाएगा फाइनली। और जो पामेटाइल कोएंजाइम ए पामेटिक एसिड के केस में या एसाइल कोएंजाइम ए जनरल फैटी एसिड के केस में बनेगा, वो 2 कार्बन कम होगा ओरिजिनल फैटी एसिड से और वो बार बार साइकिल को एंटर करता जाएगा जब तक कि सारे कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हो जाते। यानी कि एक 16 कार्बन का यदि फैटी एसिड है तो वो 7 साइकिल्स अंडरगो करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये प्रोसेस शुरुआती 2 स्टेजेस साइटोसोल में और बाकी का जो प्रोसेस है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका जो नेट प्रोडक्शन है, इसका हम नेट यील्ड यदि निकालें तो 129 ATP मॉलिक्यूल्स इससे यील्ड होते हैं, है ना। और ये इसका नेट रिएक्शन है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। यदि आपको कहीं भी कुछ भी डिफ़िकल्टी है या ऐसा कुछ भी है जो बीटा ऑक्सीडेशन में समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो मैंने कहा उसे फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।